हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की भारत का इतिहास 1700 से 1857, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 से 1857 सब्जेक्ट नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि आपका DSC 9 माइनर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवैब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 से 1857 सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 3 के चैप्टर नंबर 4 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 2 के इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे, और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारी यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम बात करेंगे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का निर्माण, भूमि राजस्व बंदोबस्त के बारे में। तो स्टूडेंट, जरा सोचिए, एक किसान जिसने पूरे साल अपने खेत में खून पसीना बहाया, बारिश भी हुई, फसल भी लहराई, लेकिन जब कटाई का समय आया तो खेत का मालिक कोई और निकला और उसकी मेहनत की पूरी कमाई चला गया अंग्रेजों के खजाने में। तो यही कहानी है ब्रिटिश राज की भूमि राजस्व नीतियों की, जिसने भारत की कृषि व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं, वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे अंग्रेजों के भारत आने के बाद उनका मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करना। तो जब अंग्रेज भारत आए, उन्होंने यही सोचकर, इसी उद्देश्य से आए थे कि जो राजस्व है, जो रेवेन्यू है, जो कर है, वो अधिक से अधिक कमाया जाए। इसी के लिए उन्होंने कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, इसलिए अंग्रेजों ने अलग अलग भूमि राजस्व प्रणालियां लागू करी। तो जो भारत था वो एक कृषि प्रधान देश था। यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था का सबसे ज्यादा उत्पादन होता था वो कृषि से ही होता था। तो इसलिए जो अंग्रेज थे, उन्होंने अनेक भूमि राजस्व प्रणालियां लागू करी। इसमें उन्होंने 3 प्रमुख व्यवस्था स्थापित करी, जिसमें हमारी फर्स्ट आती है स्थायी बंदोबस्त, जो कि बंगाल में स्थापित करी। सेकंड आती है रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो कि मद्रास व बॉम्बे प्रांत में स्थापित करी। थर्ड आती है हमारी महालवाड़ी व्यवस्था, जिसको उत्तर भारत, पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में स्थापित किया गया। तो स्टूडेंट, ब्रिटिश हुकूमत के लिए किसान की जमीन सिर्फ अनाज उगाने की जगह नहीं थी, वो उनके लिए सोने की खान थी, जिससे कि राजस्व की धारा बहती थी। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है औपनिवेशीय राज्य के अधीन आरंभिक भूमि बंटवारा। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रारंभिक भूमि बंदोबस्त के बारे में, या फिर हमारे औपनिवेशिक राज्य के अधीन आरंभिक भूमि बंटवारा के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे 1765 में कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूली का अधिकार मिला। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो हमारा इलाहाबाद समझौता हुआ था, उसमें 1765 ईस्वी में जो कंपनी थी, उसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी थी, यानी कि जो ये 3 क्षेत्र थे, इन तीनों क्षेत्रों से राजस्व वसूली का जो अधिकार था वो कंपनी को मिल गया था। तो शुरुआत में राजस्व संग्रहण में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार था। तो शुरुआत में जब राजस्व इकट्ठा किया जाता था तो उसमें भारी गड़बड़ी और भ्रष्टाचार देखा गया। वारेन हार्स्टेड 1772 ने सुधार की कोशिशें की, लेकिन स्थायी समाधान नहीं मिला। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे वारेन हेस्टिंग्स जी है, इन्होंने सुधार की कोशिशें करी 1772 ईस्वी में, लेकिन जो स्थायी समाधान है वो इनको भी नहीं मिल पाया। अंततः लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। तो जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आए, उन्होंने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू कर दिया। तो यही था हमारा उपनिवेशीय राज्य के अधीन आरंभिक भूमि बंटवारा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे स्थायी बंदोबस्त के पीछे के कारक, या फिर उनके क्या उद्देश्य थे, जिन उद्देश्य से जो स्थायी बंदोबस्त है उसको स्थापित किया गया। तो सबसे पहला कारक था स्थायी और निश्चित राजस्व की आवश्यकता।
तो अंग्रेजों को स्थायी और निश्चित राजस्व चाहिए था, इसलिए उन्होंने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त स्थापित किया और साथ साथ ब्रिटिशों को लगा कि इससे जमींदार अंग्रेजी किसान के प्रति वफादार रहेंगे। तो ब्रिटिशों को यह उम्मीद थी कि जो जमींदार थे वे अंग्रेजी राज के वफादार बने रहेंगे और इससे राजस्व वसूली आसान और सुरक्षित भी हो जाएगी। तो यही थे हमारे स्थायी बंदोबस्त के पीछे के कारक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जमींदार के साथ समझौते का। तो अब हम बात कर लेते हैं समझौता जमींदार के साथ। तो भूमि का स्वामी जमींदार को माना गया, उसे निश्चित रकम हर साल सरकार को देनी पड़ती थी। तो जो भूमि का मालिकाना होता था, जो भूमि का मालिकाना हक होता था वो एक जमींदार के पास होता था और जो वो जमींदार होता था वो हर साल एक तय रकम सरकार को देता था। यदि वह असफल होता तो उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। तो अगर जो जमींदार था वो अगर असफल होता था रकम देने में तो उसकी जो जमीन थी वो नीलाम कर दी जाती थी। तो यही हुआ जमींदार के साथ समझौता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है किसानों की स्थिति को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं किसानों की स्थिति। तो किसान रैयत जमींदार पर निर्भर हो गए, उनसे मनमाना किराया वसूला गया। तो जो किसान थे वे पूरी तरीके से जमींदार पर निर्भर हो जाते थे, तो इसलिए उनसे मनमाना जो लगान था वो वसूला जाने लगा। किसानों पर शोषण और कर्ज का जो बोझ था वो बढ़ गया और किसानों के बीच में कर्ज और गरीबी बढ़ने लगी। तो यही थी हमारे उस समय के किसानों की स्थिति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा था स्थायी बंदोबस्त का प्रभाव, यानी कि जो स्थायी बंदोबस्त स्थापित किया गया था उसके क्या परिणाम रहे। तो इससे अंग्रेजों को स्थायी आय मिलने लगी, जमींदारों का वर्ग भी मजबूत हो गया और जो किसानों की स्थिति थी वो बद से बदतर हो गई थी, वे कर्ज में डूब गए थे। तो स्टूडेंट, गांव के किसान सुबह से शाम तक खेत जोतते, पर फसल के बाद जमींदार आता और कहता लगान दोगे या खेत छीन जाएगा। तो किसान के पास विकल्प ही क्या था, यही था स्थायी बंदोबस्त का सच। तो यही था हमारा स्थायी बंदोबस्त का प्रभाव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है स्थायी बंदोबस्त से निराशा। इसमें हम देखेंगे राजस्व की दरें स्थायी रूप से तय होने से सरकार की आय नहीं बढ़ी। तो जो राजस्व की दरें थी वे स्थायी रूप से तय हो गई, जिससे कि जो सरकार की आय थी वो नहीं बढ़ पाई। तो इसलिए खेती की स्थिति में सुधार के बजाय जो किसान थे वे निर्धन होते चले गए। तो यही था हमारा स्थायी बंदोबस्त से निराशा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो अब हम बात कर लेते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मूल्यांकन। तो इसमें किसान रैयत को सीधे सरकार से जोड़ा गया। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि जो किसान था यानी कि जिसको रैयत कहा गया वो सीधे सरकार से जुड़ा था, उसमें जमींदार को बीच से हटा दिया गया। यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या हुआ, जो पहले जमींदार बीच में होता था वो सरकार को देता था एक निश्चित रकम, अब डायरेक्ट किसान को सरकार को एक निश्चित रकम देनी होती थी। सेकंड, ये तो हमारा मूल्यांकन हो गया। सेकंड आया मद्रास में। तो मद्रास में लागू करने वाले थॉमस मुनरो थे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे थॉमस मुनरो जी थे जिन्होंने इसे मद्रास में लागू किया था और किसान सीधे करदाता बने। तो इसमें जो क्या हुआ, इसमें जो किसान थे वे सीधे करदाता बने, यानी कि अब बीच से जमींदार को हटा दिया गया और मद्रास और बॉम्बे प्रांत में ये जो व्यवस्था थी ये स्थापित की गई। और थॉमस मुनरो ने मद्रास में इसको व्यवस्था को स्थापित किया और जो बॉम्बे थे बॉम्बे में गवर्नर एल फिंस्टन ने इसे लागू किया। तो बॉम्बे में एल फिंस्टन ने जी ने इसे लागू किया, जिससे कि कर की दर भूमि की उपज के अनुसार ही तय होती थी। इसके बाद हमारे जो प्रभाव आते हैं प्रभावों को देख लेते हैं। प्रभाव में हम देखेंगे किसान की भूमि का मालिकाना हक मिला, लेकिन कर की दरें बहुत ऊंची थी, फसल खराब होने पर भी कर वसूला जाता था। तो स्टूडेंट, जो किसानों की भूमिका का मालिकाना था वो तो उनको मिल गया था, लेकिन जो दर थी कर की वो बहुत ही ज़्यादा हाई रखी गई, बहुत ही ऊंची रखी गई। और अगर किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण जो फसल थी वो खराब हो जाती थी तो उसके बावजूद भी जो किसान था उसको कर देना पड़ता था, उसको उससे कर वसूला जाता था। तो किसान साहूकारों के कर्जों में डूब गए थे। तो किसान कर्जदार और साहूकार के गुलाम बनते चले गए। तो स्टूडेंट, मद्रास का किसान सोचता था अब मैं अपनी जमीन का मालिक हूँ, लेकिन जैसे ही अंग्रेजी अधिकारी लगान की रसीद थमाता उसे एहसास होता मालिकाना हक बस नाम का है, असली मालिक तो जो है वो सरकार है। तो यही थी हमारी रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आती है वो हमारी आती है महलवाड़ी व्यवस्था या महलवाड़ी बंदोबस्त। तो अब हम बात कर लेते हैं महलवाड़ी बंदोबस्त के बारे में। तो इसमें सबसे पहले व्यवहार देख लेते हैं। तो यहाँ कर संग्रह की जिम्मेदारी पूरे गांव की होती थी। तो महलवाड़ी व्यवस्था में पूरा गांव यानी कि जिसको महल के नाम से जाना गया तो उसको कर वसूली की जिम्मेदारी दी गई थी। लागू क्षेत्र उत्तर प्रदेश
पंजाब, मध्य भारत यानी कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में ये लागू की गई थी और इसमें भूमि सामूहिक रूप से गांव वालों की मानी गई थी। तो यही थी हमारी महलवाड़ी बंदोबस्त का व्यवहार या उसकी विशेषता। तो कहाँ-कहाँ पर ये लागू की गई थी? ये उत्तर भारत में लागू की गई थी, जिसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में ये लागू की गई थी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भू स्वामित्व का। भू स्वामित्व में हम देखेंगे जमीन सामूहिक रूप से गांव के किसानों की मानी जाती थी। राजस्व एक निश्चित रकम के रूप में तय था। तो जो राजस्व था वो अभी भी एक निश्चित रकम के रूप में तय था, लेकिन इसमें क्या किया गया, इसमें एक एक किसान से नहीं बल्कि पूरे गांव के किसानों से ली जाती थी, यानी कि जो जमीन थी वो सामूहिक रूप से गांव के किसानों की मानी जाती थी। तो इन सभी के क्या प्रभाव हुए या क्या परिणाम निकले? तो प्रभाव में हम देखेंगे सामूहिक जिम्मेदारी ने किसानों पर दबाव बढ़ा दिया। तो जो सामूहिक जिम्मेदारी थी उसके कारण किसानों पर दबाव बढ़ता चला गया। कर समय पर ना देने पर गांव की जमीन नीलाम हो जाती। अगर जो कर था वो समय पर नहीं दिया जाता था तो पूरे गांव की जो जमीन थी वो नीलाम हो जाती थी। तो स्टूडेंट आप सोचिए, पूरा गांव मिलकर मेहनत करता और लगान चुकाता, लेकिन अगर किसी साल बारिश कम हो जाए तो पूरा गांव अपनी जमीन खो देता था। तो यही थी महलवाड़ी व्यवस्था का बोझ। तो यही थी हमारी महलवाड़ी बंदोबस्त। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ब्रिटिश भूमि नीति के परिणाम। तो अब हम बात कर लेते हैं जो ब्रिटिश की भूमि नीति थी, जो कि हमने अभी 3 प्रकार की भूमि नीति पढ़ी, इनके क्या परिणाम हुए। तो इससे कृषि का व्यापारीकरण शुरू हुआ, साथ ही किसानों पर कर और कर्ज का बोझ बढ़ा और परंपरागत ग्रामीण संरचना टूटी और ग्रामीण गरीब और अकाल बढ़ने लगे। साथ ही अंग्रेजों को स्थायी राजस्व भारत पर नियंत्रण भी मिल गया। तो स्टूडेंट जहाँ पहले गांव आत्मनिर्भर होते थे, अपने लिए अनाज उगाते थे, त्योहार मनाते थे, अब वे बाजार और साहूकार पर निर्भर हो गए थे। तो खेत से अनाज कम और कर्ज ज्यादा निकलने लगा था। तो यही था हमारा ब्रिटिश भूमि नीति के परिणाम। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं ओवरऑल पूरे चैप्टर के एक छोटे से निष्कर्ष की। निष्कर्ष में हम देखेंगे ब्रिटिश भूमि राजस्व नीतियों का उद्देश्य किसानों का भला नहीं बल्कि राजस्व की अधिकतम वसूली था। तो स्टूडेंट जो ब्रिटिश भूमि राजस्व थी उनसे किसानों का भला नहीं बल्कि उनसे ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूलना उनका प्रमुख उद्देश्य था। परिणाम इसके यही हुआ कि किसानों की स्थिति बदतर हुई, जमींदार और साहूकार शक्तिशाली हुए और जो अंग्रेजों की आर्थिक पकड़ है वो भी मजबूत हो गई। तो किसान की हालत ऐसी हो गई थी जैसे वह अपने ही जमीन पर मजदूर हो, और यही बोझ, यही जो बीज थे यही आगे चलकर हमारे 1857 के विद्रोह में फूटे, जब किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 4। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा यूनिट नंबर 3 का ही आता है, जो कि हमारा रहने वाला है यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 5। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे यूनिट नंबर 3 के चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का निर्माण, कृषि का व्यापारीकरण 1700 से 1857। तो स्टूडेंट आज हम इतिहास की उस कड़ी को समझेंगे जिसने भारतीय किसानों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया, यानी कि कृषि का व्यापारीकरण, जो कि हमारा 1700 से 1857 के बीच शुरू हुआ। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे 18वीं से 19वीं सदी में अंग्रेजों ने भारत की कृषि को परंपरागत आत्मनिर्भर प्रणाली से हटाकर बाजार आधारित बनाया। तो स्टूडेंट जो 18वीं से 19वीं सदी का भारत था उसमें भारत की जो खेती थी वो आत्मनिर्भर थी। किसान अपनी जरूरत भर का अनाज उगाते थे, लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने खेती को बाजार आधारित बना दिया था। अब किसान केवल खाने के लिए नहीं बल्कि बिक्री और मुनाफे के लिए फसल उगाने लगे। तो जो किसान थे उनसे कहा गया कि अनाज मत बल्कि वो फसल उगाओ जो बाजार में बिके और हमें मुनाफा दिलाए। तो यही था व्यापारीकरण का बीज। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वाणिज्यीकरण की परिभाषा। तो अब हम बात कर लेते हैं वाणिज्यीकरण की परिभाषा के बारे में। तो जब किसान फसल बाजार में बेचने के उद्देश्य से पैदा करे उसे कृषि का वाणिज्यीकरण कहते हैं। तो स्टूडेंट वाणिज्यिकरण हमारी वो प्रक्रिया या वो माध्यम होता है जिसमें किसान अपनी फसल सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि बाजार में बेचने और मुनाफा कमाने के लिए उगाता है। तो उसे ही हम कहते हैं कृषि का व्यापारीकरण। तो इसमें नकदी फसल जैसे कि कपास, नील, अफीम, गन्ना, जूट की खेती बढ़ी। तो यहाँ पर किसानों को मजबूर किया गया कि वे नकदी फसलें जैसे कि कपास, नील, अफीम इन सबको उगाए।
तो यही था हमारा वाणिज्यकरण की परिभाषा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है औपनिवेशिक भारत में व्यापारीकरण का। तो अब हम बात कर लेते हैं औपनिवेशिक भारत में व्यापारीकरण की, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ब्रिटिश भारत में व्यापारीकरण की। तो जो ब्रिटिश भारत था उसमें व्यापारीकरण की हम बात करेंगे। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन को कच्चे माल की आवश्यकता थी। तो जब औद्योगिक क्रांति आई उसके बाद से जो ब्रिटेन था उसको ढेर सारा कच्चा माल चाहिए था, जैसे कि कपास, जूट, नील, अफीम। तो भारत को कच्चा माल आपूर्ति करने वाला और ब्रिटिश माल का उपभोक्ता बनाया गया। तो भारत को बना दिया गया कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता और साथ ही ब्रिटिश माल का बाजार। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यही हुआ कि भारतीय कृषि उत्पादन ब्रिटिश उद्योगों पर निर्भर हो गया। तो भारत की जो खेती थी अब वो सीधे इंग्लैंड के उद्योगों पर निर्भर हो गई थी। तो यही था हमारा ब्रिटिश भारत में व्यापारीकरण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है व्यापारीकरण के पीछे के कारण। तो अब हम बात कर लेते हैं व्यापारीकरण के पीछे के कारण, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसमें कपास, जूट, नील, अफीम जैसी फसलों की मांग बढ़ी। तो औद्योगिक क्रांति के बाद से जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड में कपास और जूट की भारी मांग थी। सेकंड कारण आता है परिवहन के साधन, रेल, सड़क और बंदरगाहों से फसलें बाजार तक आसानी से पहुंची। तो जब रेल, सड़क और बंदरगाहों का विकास हुआ तो जो फसलें होती थी वे आसानी से निर्यात भी होने लगी थी। थर्ड आया हमारा स्वेज नहर, जिसने भारत और यूरोप के बीच दूरी कम हुई। तो स्वेज नहर की जो शुरुआत की गई वो 1869 ईस्वी में की गई, जिससे कि भारत से जो यूरोप तक का सफर था वो बहुत ही छोटा हो गया था। तो इसी कारण जो निर्यात था वो बढ़ने लगा था। फोर्थ आता है ब्रिटिश व्यापारियों का दबाव, किसानों को मजबूरन नकदी फसल उगानी पड़ी। तो जो अंग्रेजी व्यापारी और कंपनी का दबाव था वो किसानों के ऊपर बढ़ गया था, जिससे कि जो किसान थे उनको नकदी फसल उगाने पर मजबूर किया गया। फिफ्थ आता है अमेरिकी गृहयुद्ध, जो कि 1861 से 1865 तक चला। कपास की कमी से भारतीय कपास की मांग बढ़ी। तो अमेरिकी कपास बंद हो गया था तो भारत का जो कपास है वो यूरोप के लिए जीवन रेखा बना। तो यही थे हमारे कुछ व्यापारीकरण के पीछे के कारण, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भारत में कृषि व्यापारीकरण के क्षेत्रीय आयाम। तो अब हम बात कर लेते हैं भारत में कृषि व्यापारीकरण के क्षेत्रीय आयाम के बारे में। तो अलग अलग प्रांत और उनकी जो कैश क्रॉप्स थी वो हाईलाइट होती है, वो अलग अलग थी। तो जैसे कि बंगाल में नील और जूट की थी, उत्तर प्रदेश और बिहार में अफीम की थी, बॉम्बे और गुजरात में कपास की थी, मद्रास में गन्ना और चावल था, पंजाब में गेहूं और कपास था, जो कि नहरों के कारण, नहर व्यवस्था की वजह से उग पाता था। तो यही थे हमारे क्षेत्रीय आयाम भारत में कृषि व्यापारीकरण के। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मुख्य नकदी फसलें। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी मुख्य नकदी फसलों के बारे में, जिसमें सबसे पहला है कपास, जो कि ब्रिटेन के वस्त्र उद्योग के लिए थी। तो जो कपास था वो ब्रिटेन की कपड़ा मिलों के लिए उगाया जाता था। नील रंगाई के लिए विशेषकर बंगाल और बिहार। तो नील जो था वो कपड़ों को रंगने के लिए उगाया जाता था, जो कि खासकर बंगाल और बिहार क्षेत्रों से उगाया जाता था। अफीम, चीन को निर्यात अफीम युद्ध। तो अफीम इसलिए उगाया जाता था ताकि जो चीन को निर्यात है वो कर सके, जो कि अफीम युद्ध जो है वो भी हमारा इसी दौर में हुआ। गन्ना, जो कि चीनी उत्पादन के लिए उगाया गया। जूट, जो कि पैकिंग और उद्योग के लिए उगाया गया। गेहूं और चावल निर्यात के लिए उगाया गया। तो स्टूडेंट, एक किसान अनाज छोड़कर नील बोने की मजबूर है, लेकिन जो परिवार है वो भूखा रह जाता है। तो यही थी हमारी कुछ मुख्य नकदी फसलें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है व्यापारीकरण का प्रभाव। तो अब हम बात कर लेते हैं व्यापारीकरण के प्रभाव के बारे में, जिसमें हमें जो सबसे पहला प्रभाव देखने को मिलता है वो मिलता है असमानता। तो असमानता में हम देखेंगे अमीर जमींदार और साहूकार और अमीर हुए, किसान कर्ज और गरीबी में जोड़े। तो जो जमींदार और साहूकार थे वे अमीर होते चले गए, लेकिन जो किसान थे वे हमेशा कर्ज और गरीबी में ही डूबते चले गए, जिस कारण से जो असमानता है वो स्थापित हुई। तो यही थी हमारी असमानता। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आती है वो हमारी अस्थिरता आती है। अस्थिरता में हम देखें नकदी फसलों पर निर्भरता से किसानों की स्थिति अस्थिर हुई, खराब फसल उगाने पर भूखमरी बढ़ गई। तो जो नकदी फसल थे उन पर निर्भरता से जो किसान थे वे असुरक्षित हो गए थे, और जो फसल खराब हुई तो जो भूखमरी थी वो पक्की मानी जाती थी। तो यही थी अस्थिरता। अस्थिरता के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है साहूकारों पर बढ़ती निर्भरता। तो साहूकार पर बढ़ती निर्भरता में हम देखेंगे किसान साहूकार से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेने लगा, जमीनें नीलाम होने लगी। तो जो साहूकार होते थे वे किसानों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देते थे, और अगर वे कर्ज नहीं चुका पाते थे तो जो जमीनें थी वे नीलाम कर दी जाती थी। तो यही था साहूकार पर बढ़ती निर्भरता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है खाद्य उत्पादन में कमी और अकालों में वृद्धि।
तो नकदी फसलों की खेती के कारण जो खाद्यान्न उत्पादन है वो बढ़े घटा, और साथ ही 18वीं व 19वीं सदी में कई भयंकर अकाल भी हमें देखने को मिले। तो जब खेत नकदी फसलों से भर गया तो अनाज की कमी हुई, और इसी कारण से जो अकाल थे वे भी बढ़े। तो यही था हमारा खाद्य उत्पादन में कमी और अकालों में वृद्धि। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भारतीय कृषि को वैश्विक बाजार से जोड़ना। तो इसमें हम देखेंगे भारत के गांव वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था का हिस्सा बन गए। भारतीय कृषि पूरी तरह ब्रिटिश उद्योगों की जरूरतों पर निर्भर हो गई। तो जो गांव-गांव था वो ब्रिटिश पूंजीवाद का हिस्सा इस समय बन गया था। तो यही था हमारा भारतीय कृषि को वैश्विक बाजार से जोड़ना। इसके बाद जो हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा छोटा सा निष्कर्ष आता है ओवरऑल पूरे चैप्टर का। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे 1700 से 1857 के बीच कृषि का व्यापारीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव था। तो स्टूडेंट जो हमारा 1700 से 1857 के बीच का जो समय था वो भारत की खेती का चेहरा पूरी तरीके से बदल देता है, क्योंकि इस समय किसानों की हालत खराब हुई और ग्रामीण गरीबी और अकाल जो थे वे बढ़ने लगे। और अंग्रेजों के लिए यह लाभदायक रहा क्योंकि उन्हें कच्चा माल और बाजार दोनों मिला। तो किसानों की हालत तो बिगड़ी, गांव गरीबी और अकाल से भर गए, लेकिन अंग्रेजों को मिला कच्चा माल और बाजार। तो यह तो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सच। तो स्टूडेंट यह थी कहानी कृषि के व्यापारीकरण की। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष जिसके साथ हमारे यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारे यूनिट नंबर 3 के चैप्टर नंबर 6 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।